नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ी खबर। इस बीच कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। राहुल गांधी का निर्देश, वन मैन वन पोस्ट का हो पालन, यानी एक व्यक्ति के पास में एक ही पोस्ट होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने दिए संकेत, 2 पद पर भी बना रह सकता हूं। अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। देखिए, अब फिर से राजस्थान को लेकर कश्मकश की स्थिति है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए, चुने गए अशोक गहलोत, तो फिर कौन होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री। अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर। इस बीच आपको बता रहे हैं 19 अक्टूबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार राहुल गांधी, और इस बीच उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में ही केरल में अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन दाखिल करने की बात के साथ ही चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि राजस्थान में कौन, क्या सचिन पायलट को मौका मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत के बाद दूसरा चेहरा वही है। लेकिन अशोक गहलोत हमेशा इस सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी खुद इस बात को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होगा, वहीं अशोक गहलोत इशारे कर रहे हैं कि वो दोनों पर भी टिके रह सकते हैं। और पीयूष तिवारी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। पीयूष, कांग्रेस में ये उधेड़बुन की जो स्थिति है वो लगातार बनी ही रहती है। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि नंबर 1 पर लगातार बने हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अशोक गहलोत। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राजस्थान में कौन होगा सीएम? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कई दिनों से गांधी परिवार पर अंदरूनी तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, बड़े गंभीर आरोप लगाए कि उनकी पार्टी में सुनी नहीं जाती, और कई नेताओं ने यही कारण है कि पार्टी को छोड़ भी दिया। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी चुनाव कराने जा रही है। अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार से ही अगला अध्यक्ष होगा, लेकिन अब स्थितियां लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि गांधी परिवार से अगला अध्यक्ष नहीं होने जा रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत का जो राजनीतिक करियर रहा है वो करीब 4 दशक पुराना रहा है, और अशोक गहलोत गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं, और अशोक गहलोत को जब कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने याद किया है, वो दिल्ली आए हैं और अपने आला कमान के साथ मजबूती से वो खड़े रहे हैं। हाल फिलहाल में भी आपने देखा, जब राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं, 2-3 दिनों तक रुकते हैं और पैदल जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें भी शामिल होते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। खबर यह है पीयूष कि मना लिया गया है, सचिन पायलट के नाम पर अशोक गहलोत को मना लिया गया है। उनके इस्तीफे की तैयारी और सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां भी लगभग हो चुकी हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करें तो कल अशोक गहलोत से जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी मैं नामांकन भरूंगा, अभी चुनाव होने वाला है, लेकिन ये मैं तय नहीं करूंगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये वहां के विधायक तय करेंगे और पार्टी का आला कमान तय करेगा। हालांकि सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो वो सीएम पद की रेस में हैं। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो निश्चित तौर पे सचिन पायलट भी सीएम रेस से अलग नहीं है। कई दिनों से चर्चाएं ये चल रही है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो गए उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। चूंकि राजस्थान कि अगर हम बात करें कांग्रेस शासित है राज्य है, तो वहां पे सचिन पायलट खेमा कहीं ना कहीं काफी अपने आप को उत्साहित मान रहा है कि अब सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी जाएगी। लेकिन आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी अभी टिप्पणी नहीं की जा रही है, अभी कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने भी कर दिया है, सोनिया गांधी भी कई बार इस बात को कह चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है और सोनिया गांधी की ओर से साफ किया गया है कि
किसी भी तरीके से किसी एक व्यक्ति को वो स्वीकृति नहीं दे रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, जिसका मन चाहे वो लड़े चुनाव, जिसका मन चाहे वो ना लड़े। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि शशि थरूर भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2 से 3 दिन का वक्त बचा है जब अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे, क्योंकि 30 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी में नामांकन होने वाला है और शशि थरूर भी नामांकन भर सकते हैं। ऐसे में कुछ और अन्य नेता भी नामांकन भरेंगे, लेकिन बड़ा जो नाम है वो शशि थरूर और अशोक गहलोत का निकलकर सामने आता है। और अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो उनका पलड़ा अभी भारी नजर आता है। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। चलिए पीयूष, नजर बना रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे और खबरों पर अपडेट के लिए। देखिए, कुल मिलाकर एक व्यक्ति एक पद की बात अब कांग्रेस में भी हो रही है और राहुल गांधी भी इसी के पक्षधर हैं। लगातार 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा उनकी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक तरफ जहां राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की जद्दोजहद में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और कश्मकश की स्थिति कांग्रेस में लगातार बनी है कि अब कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत है, सामने G23 के शशि थरूर भी हैं। हालांकि शशि थरूर को मनाने की पूरी पर्याप्त कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ सवाल बना हुआ राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जानकारी यह है कि सचिन पायलट लगातार इस दौड़ में नंबर 1 पर बने हुए हैं और ज्यादातर लोगों की पसंद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अब सचिन पायलट ही हैं। जब अशोक गहलोत उधर जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे तब राजस्थान की जिम्मेदारी को सचिन पायलट संभाल रहे होंगे। प्रियंका गांधी भी इसी की पक्षधर हैं और लगातार जो मुलाकातों का दौर चला उसमें भी अशोक गहलोत को इस बात पर मनाने की जो कवायदे थी उसमें कामयाबी काफी हद तक मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 साल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपने को भी मजबूत कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। आज कितने ही घरों में, आप में से शायद हर कोई को पता होगा, हर एक के घर में होगा, अनेक घर ऐसे हैं, कपड़े हो, अखबार हो और भी छोटी मोटी चीजें हो, हर चीज को हमारे यहां रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और जब तक उसका बिल्कुल समाप्ति न हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते हैं। अपने परिवारों का संस्कार है और ये कोई कंजूसी नहीं है, ये प्रकृति के प्रति सजगता है, संवेदना है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले आरजेडी का हमला, दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, सबको पता है अमित शाह क्या कराने बिहार आ रहे हैं, आएंगे तो यही बोलेंगे बिहार में जंगल राज है, हमेशा से बिहार के लिए यही बोलते रहते हैं, बिहार को कभी विशेष पैकेज दिया गया नहीं और ना ही देंगे। अब हम लोग बिहार की जनता 12-13 करोड़ जिसकी आबादी है, हम लोग तो यही उम्मीद में बैठे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से वादा किया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, विशेष पैकेज दिलाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कही थी। चाहे महंगाई का बात हो तो इन सारी चीजों पे बोलना चाहिए, लेकिन सब लोग जानते हैं कि इन मुद्दों पे वो बात नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। और आप लोग सब लोगों ने देखा कि एक भी वादा बिहार के लोगों, एक भी वादा जो है इन्होंने पूरा नहीं किया। क्या लगता है आप पर और नीतीश, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार डायरेक्ट निशाना हो, मंच पे जब वो बोलेंगे तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सीधा निशाना होंगे? अच्छा, उनका निशाना से क्या होने वाला है? उनके निशाने से क्या होने वाला है? इसलिए हम
हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भाई अमित शाह जी अगर आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो बताइए विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप बताओ विशेष पैकेज दोगे कि नहीं दोगे? और ये बात तो सब लोगों के मन में एक बात तो है ही कि भाई आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेंगे और कौन काम? और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था कि 2024 में वो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ेंगे, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन जहां तक बात है विपक्षी एकजुटता की, तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में हम लगे हुए हैं। ऐसे ही हमको भी आश्चर्य होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है, तो बेचारा सबको मान लीजिए कि समर्थक है तब भी बोलता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई चॉइस नहीं है। सारा चॉइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे अगर अधिक से अधिक लोग, तो फिर जो अभी जो हालत है, इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, अब आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, कहीं कुछ किए हुए, सबको नियंत्रित है ना किए हुए, आप भी बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए आप सब? आप लोगों को नहीं, मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, तो और कोई काम तो होता नहीं। इसलिए अगर सबका विकास होना है पूरे देश का और सचमुच काम होना है, और दूसरी बात है कि एक ये भी न है उद्देश्य कायम रखने के लिए समाज में एक टकराव पैदा कर दो, समझ गए कि नहीं? हिंदू मुस्लिम का कुछ टकराव पैदा करके ऐसा विवाद करते रहो जिसमें कि हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत उस तरह की बात है, इसलिए हम लोग सबको बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। मौजूद सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी देने के नाम पर राज्य की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। और रुद्रप्रयाग से इस बीच बड़ी खबर, केदार घाटी में आया बर्फीला एवलांच। चौराबाड़ी ग्लेशियर में बर्फीला एवलांच आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुवार देर शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले से ये बड़ी खबर है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केदार घाटी में बर्फीला एवलांच आया, जरा ये तस्वीरें देखिए। घाटी में जो कि बर्फीला एवलांच आया है, ये जरा तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बर्फीले एवलांच से किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है। केदारनाथ चौराबाड़ी ग्लेशियर में बर्फीला एवलांच आया। केदारनाथ चौराबाड़ी ग्लेशियर में ये एवलांच, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल देर शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ो बड़ो ग्लेशियर टूटी बात है, बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया, गोला बनी रहा है वो।
रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज देर शाम जगतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अब पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी जगतपुर पहुंचाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया। है कि पुलिस अधीक्षक तुम देना भाई, अरे नीचे करो भैया, दिलीप तुम देना भाई। शाम को दोपहर में सभी जगह चेकिंग कराई जा रही है, तो लूट और इस तरह की कराई जाती है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय का ये भी आदेश था कि लिंक लोगों पर भी चेकिंग कराई जाए, तो मुख्य मार्गों से मिलते हैं, क्योंकि बदमाश जो है आमतौर से घटनाएं करने के बाद इन लोगों से भागते हैं, जिन्हीं लोगों से आते हैं। इसी क्रम में थाना जगतपुर की पुलिस इंदिरापुर खुलिया है, जबकि जहाँ रोड लिंक करती है, उसी नहर पर चेकिंग कर रही थी, जहाँ पर 3 संदिग्ध व्यक्ति उनको दिखाई दिए, जो पीठ पर झोला लटकाए हुए थे, जिसको संदिग्ध जान के पुलिस ने करो तो वो फिर भागे और पुलिस ने उनको दौड़ाया। इसी बीच एसओजी की भी टीम ने उनको लिए घेरा, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी उनको फायर किया, जिसमें 2 लोगों को फायर दी हुई है और एक व्यक्ति को मामूली करने के बाद पकड़ लिया गया। सर, ये अपराधी कहाँ के हैं? ये सब अपराधी कहाँ के हैं? कैसे सूचना मिली? जैसे कि अभी आपने देखा, पूछताछ में यहाँ पर जो अस्पताल में आए हैं, इनसे जो बातचीत की गई और कुछ जो अंडरस्टैंडिंग से बातचीत करने के बाद प्रयास में ये मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले हैं और रोहतास जिले के, जिसमें एक का नाम अर्जुन और एक का नाम निहाल है और जो पकड़ा गया है उसका नाम रतन है। और पूछताछ में इन्होंने यहाँ की पिछले 2-3 महीनों में कई बड़ी चोरियों को भी एक्सेप्ट किया है और इनसे और भी चीज़ें पूछताछ की जा रही हैं। इनके पास से जो है तमंचा और कारतूस भी बरामद हुई है और इसमें आवश्यक लिखा पढ़ी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या है? अब इनका आपराधिक इतिहास चूँकि तलाशा जा रहा है। जारी है कि पुलिस कन्नौज में फाइबर केबल डालते वक्त एक 22 साल का युवक 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर को बचाने के लिए तुरंत बुलडोजर बुलाकर रेस्क्यू शुरू कर दिया था। युवक को जिंदा रखने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप डाला गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहुत सी बर्थडे पार्टीज आपने देखी होंगी, लेकिन रायबरेली में बर्थडे पार्टी में जश्न बड़े ही अलग किस्म का है। फायरिंग के साथ तलवार से केक काटा गया है। अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि फायरिंग करते और तलवार से केक काटने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि सैकड़ों की संख्या में युवा जन्मदिन पार्टी में मौजूद थे। शिवगढ़ थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। और रंग लाई सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल। विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियां रद्द हो गई। धामी की चिट्ठी पर स्पीकर ने गठित की थी जांच समिति और धामी ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। सुदीप जैन मेरे साथ मेरे विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुदीप, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये शिकायतें मिली, विधानसभा में बैकडोर भर्ती हुई है और एक अब रिवाज बनता जा रहा है कि समय समय पर नियुक्तियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्षा जो हैं रितु खंडूरी, उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि इस पूरे प्रकरण में जांच होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ जांच हो, ताकि वास्तविकता सामने आए कि कहीं यदि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। इस पर विधानसभा अध्यक्षा ने 3 सितंबर को एक कमेटी का गठन किया था, जो कि डीके कोटिया, जो बहुत एक सीनियर और बहुत ईमानदार अफसरों में शुमार है, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। कमेटी कल देर शाम जब रिपोर्ट सबमिट की, इसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने जानकारी देते हुए वर्षवार बताया है कि 250 नियुक्तियां रद्द की गई हैं।
अगर मैं वर्षवार बताऊं कौन कौन सी नियुक्तियां जो रद्द हुई हैं, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वर्ष 2016 में हुई 150 नियुक्तियां, 2020 में हुई 6 नियुक्तियां, 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियां और 2021 में उपनल के माध्यम से जो कोविड काल में इनको सबको रद्द करते हुए वो शासन के कार्मिक विभाग को पत्र भेज रही हैं। कुल 250 नियुक्तियों को रद्द किया है। तो ये एक बार फिर मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। उन्होंने युवाओं को जो विश्वास पारदर्शिता का दिलाया था वो पूरा होता दिखा है। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुहिम रंग लेकर आई। विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी वो सभी रद्द हो गई और धामी की चिट्ठी पर स्पीकर ने जांच समिति गठित की थी। सुदीप भी जैसा जानकारी दे रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही पूरा मामला सामने आया उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरीके से गलत भर्तियों को ना प्रमोट किया जाएगा और ना ही उनको बर्दाश्त किया जाएगा। और ऐसे में सीएम पुष्कर धामी की जो पहल थी वो रंग लाई और उन तमाम बैकडोर से हुई भर्तियों को रद्द कर दिया गया। विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियां रद्द की जा चुकी हैं और साथ ही साथ यह आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया कि हम पारदर्शिता के साथ में ही भर्तियां करेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। धामी ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी भर्तियां पारदर्शी होंगी और इस तरीके से आगे नहीं होगा। तो ये रंग लाई है पुष्कर सिंह धामी की पहल। उनकी पहल से ही जांच समिति का जो गठन हुआ था उसके बाद उन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया गया जो बैकडोर से हुई थी। विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियां रद्द की जा चुकी हैं और आगे पारदर्शी ही भर्तियां हो, इसको लेकर आश्वस्त कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज देर शाम जगतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी जगतपुर पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तुम देना भाई, अरे नीचे करो भैया। दिलीप तुम देना भाई। शाम को दोपहर में सभी जगह चेकिंग कराई जा रही है जो लूट और इस तरह के कराई जाती है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय का ये भी आदेश था कि लिंक रूटों पर भी चेकिंग कराई जाए जो मुख्य मार्गों से मिलते हैं, क्योंकि बदमाश जो है आमतौर से घटनाएं करने के बाद। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।